8 दिन पहले सरकार बनी है, पहुंच गए हैं बुलडोजर आदिवासियों को रौंदने के लिए। तो किसका किस दिन नंबर आएगा, ये तारीख हम और आप नहीं तय करेंगे। ये तारीख जो लोग तय करेंगे, उनका मीडिया बता रहा है कि विकास के लिए जरूरी है। ये तय होना चाहिए कि 100 रुपए कमाने वाला आदमी 1 रुपया अपनी मीडिया खड़ा करने के लिए भी देगा। और जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन भारत का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान खड़ा हो सकता है। अगर हिस्सेदारी की बात आएगी, तो हम तो पढ़ने लिखने में हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना, हम तो स्कूल कॉलेज में हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना, हम तो रोजगार में हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना। मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर बात कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि हमारी तरह के लोग घर फूंक कर तमाशा देखें और आप हमारे मारे जाने पर हमारी मूर्तियों पर आप माला पहनाने के लिए। नहीं चाहिए आपका माला। मैं अलग काम करूं, सुमित अलग काम करे, रतनलाल अलग करे, शंभू अलग करे, कुछ और लोग अलग से करें, यह नहीं चल सकता। ये सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। राजनाथ सिंह का बेटा अमेरिका से पढ़कर आए, पीयूष गोयल का बच्चा हार्वर्ड से पढ़कर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा MIT से पढ़कर आए, और हमारा बच्चा त्रिशूल और तलवार करे। ये बात अगर किसी ने समझाई है तो इस समझ में हमारी और आपकी गद्दारी है कि केवल मुसलमानों का नंबर आएगा और दलितों का नंबर नहीं आएगा, पिछड़ों का नंबर नहीं आएगा। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, बहुजन जैसी कोई चीज बची है क्या? कुछ है बहुजन? कुछ नहीं है। जातियों में बटा हुआ समाज है कि आज नहीं तो कल हमारी समाज की समझ में यह आएगा कि जिस तरीके से यह चल रहा है वो उस तरीके से चलता नहीं रह सकता। जय भीम साथियों, हम लोग बहुत खतरनाक दौर में बात कर रहे हैं। एक नया कानून बन रहा है सोशल मीडिया को लेकर, जिसमें हम जो बोलेंगे उस पर कोई भी शिकायत कर सकता है, उस शिकायत का हमको जवाब देना होगा, संतुष्ट न होने पर जेल में डाल दिया जाएगा। हालांकि उस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी वही कर रहे हैं। लेकिन यही कानून आज तक टीवी के लिए नहीं बना, अखबार के लिए नहीं बना, मैगजीन्स के लिए नहीं बना, सोशल मीडिया के लिए आप कानून बना रहे हो। तो सोशल मीडिया के लिए कानून क्यों बना रहे हो? वो इसलिए बना रहे हो क्योंकि आपको पता है कि वहां वो बातें हो रही हैं जो आपके नजरिए से देशद्रोह है। आप तो संविधान को मानने को ही देशद्रोह साबित करने पर आमादा हैं। तो फिर तो कौन कौन किस दिन देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, उसका केवल हम इंतजार कर सकते हैं। तो जो बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आपने विषय रखा है, भारतीय लोकतंत्र को बचाने में बहुजन सोशल मीडिया की भूमिका, तो आप इस बात की तैयारी कीजिए कि अगली बार आपको इसी विषय को रखना पड़ेगा, बहुजन सोशल मीडिया को बचाने में बामसेफ की भूमिका। और अगर आप इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हैं, तो हम सब अपनी मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। हम बड़े इनोसेंट लोग हैं, मासूम लोग हैं, गजब। मतलब मैं जब बात करता हूं लोगों से और उनका विश्वास देखता हूं तो मैं डर जाता हूं। मुझे लगता है कि इतनी मासूमियत मेरे भीतर क्यों नहीं है। आप कहते हो कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो हिस्सेदारी सोशल मीडिया के हिस्से में क्यों नहीं आती? हमारी तरह के लोग या सुमित की तरह के लोग या रतनलाल की तरह के लोग या शंभू की तरह के लोग जो दिन रात लगे हुए हैं, तो इसमें हमारा हासिल क्या है? हमारा हासिल है जेल, हमारा हासिल है किसी रोज सड़क दुर्घटना में हमारी मौत, हमारा हासिल है
किसी रोज हमारे साथ मारपीट, बावजूद इसके हम कर रहे हैं। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें हमारा कोई फायदा है, हम इसलिए कर रहे हैं कि इस समाज का फायदा हम देख रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारी समाज की समझ में यह आएगा कि जिस तरीके से ये चल रहा है वो उस तरीके से चलता नहीं रह सकता है। और मैं मासूमियत की बात इसलिए कर रहा हूं और मैं बार बार वही बात कहता हूं और तब तक कहूंगा जब तक कि सूरत बदलती हुई नजर नहीं आने लगे। आप कह रहे हो, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूं, एक गोदी मीडिया है, एक फला मीडिया है, ये हमारी खबरें नहीं दिखाते, वो यहां की खबरें नहीं दिखाते, वो उनकी खबरें दिखाते। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप मान क्या कर रहे हो। जिस चीज को खड़ा करने में आपका एक पैसे का योगदान नहीं है, उससे आप क्लेम कर रहे हो कि वो हमारे हक और अधिकार की खबर दिखाए। क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? आज जो मीडिया है उसको खड़ा करने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? चलिए आप कह सकते हैं कि हम उस समय नहीं थे, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, जो भी आप कह सकते हैं, आप बरी हो सकते हैं इससे। लेकिन अगर आज मैं आपको सवाल पूछ दूं कि सोशल मीडिया को खड़ा करने में आपकी क्या भूमिका है, आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल इस सवाल का सामना आपको करना पड़ेगा। और इसलिए करना पड़ेगा कि ये सब, हम लोगों को अक्सर फोन आते हैं कि आप फला जगह चले आइए, आज इस कार्यक्रम में। आपको पता है कि दिन भर हम लोग अपना खराब करते हैं, तब जाकर एक कार्यक्रम में जाने की गुंजाइश निकालते हैं, 25 बार सोचते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि मोबाइल फोन खोलकर और बोल देने से सब चीजें बड़ी धड़ल्ले से चल रही हैं। नहीं चल रही हैं और नहीं चलेंगी। ये चीजें इतनी आसान नहीं है। जो सुमित अभी कह रहे थे कि हर चीज का जो सरलीकरण कर दिया गया है, उसके पीछे के श्रम को, उसके पीछे के समर्पण को, उसके पीछे की समझ को अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसका सम्मान करना सीखिए, क्योंकि बिना इसके कुछ भी नहीं चल पाएगा। और ये बात सच है कि हमारी लड़ाई जो है ना, वो बड़ी पूंजी से है, वो बड़ी ताकत से है और वो एक संगठनात्मक शक्ति से है। आप देख लीजिए अपनी ताकत, कितने लोग हैं। और इसी के बगल में एक कार्यक्रम चल रहा है, वहां जाकर देख लीजिए कितने लोग हैं, कहां से आते हैं, उनका समर्पण क्या है। मैं ये मानने को राजी नहीं हूं कि इस देश में दंगा फसाद करने के लिए ज्यादा लोग जमा हो सकते हैं और संविधान, लोकतंत्र और हक हुकूक की बात करने के लिए कम लोग जमा होते हैं। मैं ये मानने को राजी नहीं हूं। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों तक हमको पहुंचना चाहिए, हम उन तक पहुंचने की ईमानदार कोशिश नहीं कर रहे। कोई इस देश में किसी को मारने को राजी नहीं है। एक पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है और यह सिस्टम इसलिए कोलैप्स हुआ है क्योंकि आपके पास अपना मीडिया नहीं था, क्योंकि आपके पास अपने लोग नहीं थे। अच्छे अच्छे भाषणबाज तो थे, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए लोग नहीं थे। आप मानकर बैठे हुए थे। और जब मैं आप कह रहा हूं तो उसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं। हम ये मानकर बैठे हुए थे कि सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और मुसलसल चलती रहेंगी। आपको एक बात बताऊं, आपने कभी गौर किया कि अभी जो चुनाव के नतीजे आए, उसमें पूरा माहौल होने के बाद भी 3 राज्यों में एक पार्टी की क्यों भयानक दुर्गति हुई और उसी पार्टी की दक्षिण के 2 राज्यों में सरकार बन गई, उससे कम परिश्रम में। वहां तो 5-5 साल से ही सरकार थी। यह इसलिए हो पाया कि वहां का मीडिया जो है वो अभी भी अपेक्षाकृत इंडिपेंडेंट है। इतना अंधेर नहीं है वहां। अगर सन टीवी चलता है तमिलनाडु में तो सूर्या टीवी भी चलता है और कोई किसी को बंद नहीं कर सकता।
तो आप जो विमर्श की बात कर रहे हैं, हम जो विमर्श की बात कर रहे हैं, हम जो नरेटिव की बात कर रहे हैं, वो नरेटिव कौन बनाएगा? अगर आपके पास अपना प्रभावी मीडिया हो, मैं मीडिया का मतलब प्रभावी मीडिया से मेरा आशय हो, तो यहां जो बात हो रही है, जो 200 लोगों के बीच हो रही है, वो 2 करोड़ लोगों के बीच पहुंच सकती है। एक आदमी 2 करोड़ से जाकर अलग अलग बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास मीडिया हो, आप सोचिए कि जब महामानव कोई प्रोग्राम करते हैं तो सारे टेलीविजन चैनल लाइव दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि वो मानते हैं कि इस बात को पहुंचना जरूरी है। रैली सभाओं तक का सीधा प्रसारण किया जाता है। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है क्या? और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि यह सिस्टम अगर खड़ा नहीं हुआ है तो अभी भी सोचने की जरूरत है कि यह सिस्टम खड़ा क्यों नहीं हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस हुकूमत से पहले उत्तर प्रदेश में 28 साल तक बहुजन सरकार रही। 28 साल तक। तो किसने रोका आपको? किसी ने रोका क्या? बिहार में अभी भी है, वहां और ज्यादा लंबे समय से। तो किसने मना कर दिया? इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत में खोट है, आप करना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि हमारी तरह के लोग घर फूंक कर तमाशा देखें और आप हमारे मारे जाने पर हमारी मूर्तियों पर आप माला पहनाने के लिए। नहीं चाहिए आपका माला, आपकी संवेदना नहीं चाहिए। यह बात मैं बामसेफ के मंच से इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बात को आप जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए। ये चीजें ऐसे नहीं चल पाएंगी और लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी। आपको क्या लगता है कि केवल मुसलमानों का नंबर आएगा और दलितों का नंबर नहीं आएगा, पिछड़ों का नंबर नहीं आएगा? आप मुझे ईमानदारी से बताइए, बहुजन जैसी कोई चीज बची है क्या? कुछ है बहुजन? कुछ नहीं है। जातियों में बटा हुआ समाज है और उस बहुजन का सबसे बड़ा तबका इस समय आरएसएस के साथ शिफ्ट हो चुका है। नहीं तो यहां इतनी संख्या नहीं होती। तो किन लोगों ने समझा दिया हमारे लोगों को कि तुम्हारा बड़ा भला होगा 22 जनवरी को जो एक उद्घाटन होने वाला है उससे? किसने समझा दिया कि तुमको कांवड़ लेकर जाने की जरूरत है? किसने समझा दिया कि आपको किताब कॉपी पकड़ने की जरूरत नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा अमेरिका से पढ़कर आए, पीयूष गोयल का बच्चा हार्वर्ड से पढ़कर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा MIT से पढ़कर आए, और हमारा बच्चा त्रिशूल और तलवार करे। यह बात अगर किसी ने समझाई है तो इस समझ में हमारी और आपकी गद्दारी है। हमने तय नहीं किया है अपने लिए कि हमको बढ़ना किस रास्ते पर है, और हम मासूम लोगों की तरह बता रहे हैं कि ये मीडिया ऐसा नहीं कर रहा। मैं 15 साल से कह रहा हूं कि ये मीडिया जो चल रहा है, इस मीडिया को जहां जाना है वो हमको तब भी दिखाई दे रहा था। पता नहीं हमारे नेताओं को क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। और इसलिए यह जरूरी है कि एक संगठित कोशिश हो। मैं अलग काम करूं, सुमित अलग काम करे, रतनलाल अलग करे, शंभू अलग करे, कुछ और लोग अलग से करें, यह नहीं चल सकता। ये सबको एक मंच पर आना पड़ेगा, और नहीं आ सकते हैं तो हम सब अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मृत्यु का इंतजार करें। यह गोल बंद करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों पर थी और है जिन लोगों ने हमारा मीडिया अभी तक खड़ा होने के बारे में, खड़ा करने के बारे में सोचा नहीं है। यह सोचना ही पड़ेगा, और यह इतना मुश्किल काम भी नहीं है और यह इतना महंगा काम भी नहीं है। अगर हिस्सेदारी की बात आएगी तो हम तो पढ़ने लिखने में हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना, हम तो स्कूल कॉलेज में हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना, हम तो रोजगार में हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना।
मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर बात कर रहा हूं। हम संसाधनों में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अब बंद करिए आरक्षण का रोना। अब कहीं नौकरी बची नहीं है सरकारी, मिल भी गया आरक्षण तो क्या ही मिल जाएगा। अब तो बात शुरू होनी चाहिए कि हमको संसाधन में हिस्सेदारी चाहिए। जो भी जहां जितना हिस्सा है वहां हमको चाहिए हमारे बराबर का। और ये मांग तब जोर पकड़ेगी, रतन लाल से पूछिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, गरीब लोग पढ़ने आते हैं, पिछड़े लोग पढ़ने आते हैं, दलित लोग पढ़ने आते हैं, और जिसके पास पैसा है ना वो जाकर नोएडा पढ़ाई कर रहा है, वो सिम्बायोसिस जा रहा है, वो एमिटी जा रहा है, जिसके पास और है वो अशोका जा रहा है। हम सवालों को इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं कि हमारी सोच बड़ी संकुचित है। ये सब चीजें अलग अलग नहीं है। ये जो एजुकेशनल सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन है और ये जो मीडिया का अलग हो जाना है, हमारा हिंदूवादी हो जाना है, तर्क विरोधी हो जाना है, ये सब एक दूसरे से मिली जुली चीजें हैं। एकदम ऐसे आप अलग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जैसे आप आटा खरीदते हैं, जैसे आप सब्जी खरीदते हैं, जैसे आप तेल खरीदते हैं, वैसे ही आप अपनी मीडिया में भी इन्वेस्ट करिए। यह तय होना चाहिए कि 100 रुपए कमाने वाला आदमी 1 रुपया अपनी मीडिया खड़ा करने के लिए भी देगा। और जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन भारत का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान खड़ा हो सकता है। यह मुश्किल काम नहीं है और असंभव तो हरगिज नहीं है। लेकिन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसके लिए संगठित कोशिश करने की जरूरत है। और संगठित कोशिश तब शुरू होगी जब संगठित नियत होगी, जब हम मानना शुरू करेंगे कि ये लड़ाई जो है हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। मैं आपको एकदम साफ बात कह रहा हूं कि अगर आपका मीडिया नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचेंगे। आपको लग रहा होगा कि मीडिया खत्म हो जाएगा और हम चलते रहेंगे, हमारी नौकरी चलती रहेगी, हमारा रोजगार चलता रहेगा, हमारे सपने चलते रहेंगे। ये नहीं होने वाला है। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो घर फूंक तमाशा देखने वाले लोग हैं ना, ये होते हैं, ये होते नहीं रहते हैं। आप गिन लीजिए, आप गिन लीजिए अपनी तादाद, और उन लोगों को भी गिन लीजिए जो आपकी बात कर रहे हैं, जो आपकी मुश्किलात की बात कर रहे हैं। हो गया ना हसदेव अरण्य, बगल में छत्तीसगढ़, 8 दिन पहले सरकार बनी है, पहुंच गए हैं बुलडोजर आदिवासियों को रौंदने के लिए। तो किसका किस दिन नंबर आएगा, यह तारीख हम और आप नहीं तय करेंगे। यह तारीख जो लोग तय करेंगे उनका मीडिया बता रहा है कि विकास के लिए जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि ये जितने हवाई अड्डे बनते हैं, ये जितनी नहरें बनती हैं, ये जितने बांध बनते हैं, ये जितने स्कूल कॉलेज अस्पताल बनते हैं, इसमें सबसे ज्यादा दलितों पिछड़ों के घर क्यों उजाड़े जाते हैं? क्यों उनका खेत छीना जाता है? क्यों उनकी आजीविका छीनी जाती है? क्योंकि ये आसान है, और आसान होने से ज्यादा उनको पता है कि इस बात को कहने वाला कोई नहीं है कि यह हकमारी है। जब तक यह हमारी समझ में आएगा, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, और देर मत कीजिए। एक संगठित कोशिश, और जब मैं संगठित कह रहा हूं तो केवल लोगों की संगठित नहीं, केवल पत्रकारों की संगठित शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, यह सामूहिक तौर पर राजनीतिक चेतना की संगठित शक्ति होनी चाहिए। और जब तक यह चेतना संगठित नहीं होगी तब तक कोई बदलाव हमको होता हुआ नजर नहीं आएगा। हमारी स्थिति यह है कि आज अगर हम कुछ लगाते हैं तो कल से पूछने लगते हैं कि इसका फायदा क्या हो रहा है।
किसी ने सोचा था? आपको पता है 5 जन्य नाम का जो अखबार है, जो पत्रिका है, वो 77 साल से निकल रही है। 77 साल से। 2 साल पहले उन्होंने मनाया है अपना हीरक जयंती। तो 50 साल तक तो साफ ही इस देश में सरकार नहीं थी ना भाई उनकी। स्वदेश नाम का अखबार जो ग्वालियर से निकलता और जिसके संपादक अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, कोई सरकार नहीं थी, ऑर्गेनाइजर। लेकिन उन्होंने बचाया 75 साल तक और इंतजार किया। जैसे उन्होंने अपने आप को बचाया, उससे ज्यादा ताकत से उन्होंने अपनी मीडिया को बचाया, क्योंकि उनको पता था कि हम जो करने जा रहे हैं उसके तीर तलवार यही है, इसी को बचाना है। मैं छोटे छोटे उनके प्रकल्पों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम क्या बचाते हैं? हमने मूक नायक बचा लिया क्या? हमने प्रबुद्ध भारत बचा लिया क्या? हमने जस्टिस बचा लिया? हमने समता बचा लिया? नहीं बचा पाते। बचा नहीं पाते सो अलग बात है, उसको याद भी नहीं रखना चाहते, उसको अगली पीढ़ी को याद भी नहीं कराना चाहते। वाह भाई वाह। और आप ये सोचते हो कि सोशल मीडिया पर सारी जिम्मेदारी डाल के तिरछे रास्ते से निकल लिया जाए कि जी सोशल मीडिया वाले नहीं कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। अच्छा, तो हम ये करते रहें, इसमें आपका योगदान होना चाहिए जिस दिन। और इसलिए केवल नहीं होना चाहिए कि कुछ ज़रूरतें हैं, इसलिए होना चाहिए कि आप जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपका मीडिया है। आप जब अपने बच्चे की पढ़ाई की फीस भरते हैं ना, और वो जब कुछ करता है तो आपको एक गौरव बोध होता है, आपको लगता है कि आपने इसको यहाँ तक पहुँचाया, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। तो हम आप सब लोगों को आमंत्रित करना है, और उन तमाम लोगों को जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो हमारी आवाज़ समझ रहे हैं, कि आइए कंट्रीब्यूट करिए और महसूस कीजिए कि ये काम जो हो रहा है, ये दरअसल इसमें आपकी भी भूमिका है। ये काम कोई नवीन कुमार नहीं कर रहा है, ये काम कोई सुमित नहीं कर रहा है, ये काम दरअसल आप कर रहे हैं। हम आप ही की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बस आपकी जुबान बोल रहे हैं, बस आपके दिल की बात समझ रहे हैं, बस। और जिस दिन इतनी छोटी सी चीज हो जाएगी, ये छोड़ दीजिए सोशल मीडिया, एकदम नया मीडिया बन जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया बन जाएगा, अखबार निकलने लगेंगे, टीवी के चैनल शुरू हो सकते हैं, सब हो सकता है। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम और आप और वो तमाम लोग जो वैचारिक तौर पर एक दूसरे के सुख दुख के साझीदार हैं, वो वाकई महसूस करें कि ये काम होना चाहिए। आपने बुलाया, सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।